वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड एनालिटिक्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विच इज अ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल के पर्सपेक्टिव में हम ज्यादातर बात करेंगे। और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर जो टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो मेनली हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की और डाटा विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है क्या है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हम बात कर रहे होते हैं डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंड, ठीक है, या व्हाट इज हैपनिंग। सो दैट मीन हम हिस्टोरिकल डाटा को इस्तेमाल करते हुए हम समराइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और डाटा के अंदर मौजूद पैटर्न्स को जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स या डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए। द मेन क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर हम आंसर करने की कोशिश करेंगे कि बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा वो डाटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके उस प्रोसेस के अंदर क्या चीज हो रही है, मीन व्हाट हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हिस्टोरिकली सेल्स के ट्रेंड क्या रहे, डाउन गई या इंक्रीज गई। तो इस तरह के क्वेश्चन का हम आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं यूजिंग द हिस्टोरिकल डाटा। ओके, सो जैसे कि आप लोगों को याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने इस क्रिस्प डीएम मेथोडोलॉजी को डिस्कस किया था या फ्रेमवर्क को आप कह सकते हो, जो कि क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डाटा माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या एनालिटिक्स प्रोजेक्ट के अंदर मोस्टली लोग इस फ्रेमवर्क को यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या जाता है कि आपने अंडरस्टैंड करना है किसको, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। लाइक आप किस तरह के प्रोसेस को या किस तरह के टाइप ऑफ डाटा को डील करने के लिए जा रहे हो, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है उसके प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन आप एचआर रिलेटेड कोई प्रोसेस है, जैसे ट्रेनिंग प्रोसेस की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको आप डील करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। आप कोई परचेज प्रोसेस के परस्पेक्टिव में इशू को रिजॉल्व करने के लिए जा रहे हो या आपने उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। आप कोई फाइनेंस रिलेटेड प्रोसेस है, सो आपने उस बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग करनी है। उस बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वन ऑफ द वेरी गुड टूल विच आई रियली लाइक इज आईपीओ डायग्राम, जिसको हम कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट डायग्राम, ठीक है। या इसको आप की प्रोसेस इनपुट वेरिएबल प्रोसेस एंड की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल डायग्राम भी हम कह सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि हमने अपने ट्रेनिंग प्रोसेस को जो है वो इम्प्रूव करना है, जो एचआर रिलेटेड हमारा प्रोसेस है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यूजिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ठीक है, या एक्सपर्ट ओपिनियंस लेते हुए अपने प्रोसेस को अंडरस्टैंड या बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि इस प्रोसेस की क्या क्या इनपुट वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल, सच एज के टाइप ऑफ ट्रेनिंग हमने एम्प्लॉइज को किस तरह की देनी है, किस तरह का मटेरियल इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज किया गया है, किसी भी एक ट्रेनिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, राइट। और इसकी जो आउटपुट होगी दैट इज अ की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल, कि आपकी कोर्स एवेल्युएशन को कि कितना उन्होंने जो पार्टिसिपेंट्स थे उस ट्रेनिंग के अंदर मौजूद उन्होंने इसको पसंद किया, ठीक है। प्री और पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले उनका लर्निंग लेवल क्या था बिफोर दिस ट्रेनिंग, पोस्ट लर्निंग लेवल क्या था, एंड सो ऑन, ठीक है। और हमें फाइनेंशियली इस ट्रेनिंग को देने का बेनिफिट हुआ, मीन हमारी बिजनेस ग्रोथ इंक्रीज हुई अपने एम्प्लॉयज को इस ट्रेनिंग प्रोसेस को देने के बाद। इसी तरीके से सप्लाई चेन के परस्पेक्टिव में अगर हम बात करें, मीन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या प्रोसेस पॉसिबल की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल्स हो सकते हैं। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अकाउंट्स रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से बिजनेस प्रोसेस को आपने इंप्रूव करना है या उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है, उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, तो आपने उस बिजनेस को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, उस प्रोसेस को सबसे पहले बेटरली अंडरस्टैंड करना है। और उसके लिए हम सबसे बेटर वे क्या हो सकते हैं कि हम आईपीओ डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लें। देन हमने क्या करना होता है कि जब हम उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, हमने उसकी डाटा की अंडरस्टैंडिंग करनी, मीन हम डाटा कलेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट दोज की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल्स एंड की प्रोसेस इनपुट वेरिएबल्स, और हम उस डाटा को फिर अंडरस्टैंड करेंगे। डाटा अंडरस्टैंडिंग से मुराद यहाँ पे क्या ली जा रही होती है कि कोई ऐसी रो तो नहीं है जो मिसिंग हो, ठीक है। अगर मिसिंग है तो उसको कैसे डील करना है, हमने उनको डिलीट करना है या किसी नंबर से रिप्लेस करना है, या हमने किसी ने कोई गलत जो है वो वैल्यू तो नहीं दे दी, मीन
आपके डाटा को जो है वो प्रॉपरली जो है वो डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया, ठीक है। सो डाटा अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने उस डाटा को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना, सो कि उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज ना रह गई हो, ठीक है, किसी भी पर्सन ने कोई बायस्ड वैल्यूज ना एंटर कर दी हो। मीन नॉर्मली आपके डाटा की रेंज अगर कहते हैं 0 से 5 के दरमियान है, तो सडनली हमें कोई नजर आ रहा है कि मिस्टेकनली हमने 10 एंटर कर दिया या 6 एंटर कर दिया, सो दैट इज कि हमने डाटा को प्रिपेयर कर लेना है। सो अगर आप देखें अपने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और डाटा प्रिपरेशन टू वे कम्युनिकेशन है, आपने अपने इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा को अंडरस्टैंड करना होता है, एंड देन एट द एंड वंस वी गॉट द डाटा अंडरस्टैंडिंग आपने उसकी डाटा प्रिपरेशन करनी है। सो वंस वी गॉट द डाटा, अब आपने इसकी मॉडलिंग स्टार्ट कर देनी है। मीन अब आप डिफरेंट तरह के एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को परफॉर्म करने से पहले सो वी शुड नो कि किस तरह का टाइप ऑफ डाटा जो है वो हमने कलेक्ट किया। लाइक जो जो की प्रोसेस आउटपुट वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल्स हैं, वेदर वो कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डाटा है या वो न्यूमेरिकल, जिसको हम कह देते हैं कि फर्दर दो कैटेगरीज में, कि वो डिस्क्रीट है, न्यूमेरिकल कह लें या वेरिएबल कह लें, कि वो डिस्क्रीट फॉर्म में है या कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर है। सो कैटेगोरिकल मीन्स कि जस्ट इसको हम क्लासिफाई कर सकें, yes no, प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड, ठीक है, जेंडर हो सकता है, ठीक है, जॉब कैटेगरीज हो सकती हैं कि वो मैनेजर पोस्ट पे काम कर रहा है, क्लरिकल पोस्ट पे काम कर रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से डिस्क्रीट के अंदर जो कि काउंटेबल डाटा होता है, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सके बट मेजर नहीं, काउंट से मुराद जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डिफेक्ट्स पर आवर, सो काउंटेड फॉर्म में हो। जबकि कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, जो मेजरेबल फॉर्म के अंदर हो, हाइट हो गया, वेट हो गया, प्रेशर हो गया, सो ये सारे के सारे मेजरेबल फॉर्म में है। सो डाटा की टाइप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो कि आपने अपने स्टैटिस्टिक्स कोर्स के अंदर जो है वो डिटेल में डिस्कस भी की है, सो इसमें हम एक्सेल के अंदर इसको क्विकली डिस्कस करेंगे। सो अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी टाइप ऑफ वेरिएबल है, वो वेदर वो कॉन्टिन्यूस मीन न्यूमेरिकल टाइप है या कैटेगोरिकल टाइप है। अगर तो कैटेगोरिकल टाइप है तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर रहे होते हैं। सो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस यूजिंग ग्राफ, चार्ट्स या टैबुलर फॉर्म के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि वन फैक्टर को हमने लेके चलना है, टू फैक्टर्स को लेके चलना है। सो वन फैक्टर मीन के सिर्फ एक फैक्टर को एट अ टाइम आप लेके चल रहे हो, सच एज कि मुझे देखना है कि अगर हम स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस देखने चाह रहे हैं कि वेदर क्लास के अंदर मेल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ज्यादा है या फीमेल, तो फैक्टर एक ही है विच इज जेंडर। अब हम आ जाते हैं कि दो फैक्टर्स हमने लेनी है, दैट इज वन इज द जेंडर, अनदर इज द, हम कह सकते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है, कि वो एजुकेशनल बैकग्राउंड उन्होंने प्रीवियसली बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है या बीएससी की हुई है, ठीक है, और प्लस जेंडर। सो अब दो कैटेगरीज है, वन इज एजुकेशनल बैकग्राउंड, अनदर इज अ जेंडर आ जाता है, तो ये टू वे एनालिसिस आ जाएगा। तो उसको इस्तेमाल करते हुए दैट इज अ टेबल आ जाएगा, तो उसको यूज करते हुए हमने कौन सा ग्राफ्स इस्तेमाल करना है। बट अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हो तो उसके लिए ग्राफिकल एनालिसिस में तो हमारे पास आ जाता है, सच एज हिस्टोग्राम को हम यूज कर सकते हैं in order to graphically analyze that continuous variable, in order to understand कि डाटा के अंदर वेरिएशन कितनी आ रही है, एवरेज पॉइंट क्या होना चाहिए। सो एवरेज पॉइंट मीन मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के हमें एवरेज, लेट्स से हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं तो हमें मीन कैलकुलेट करना चाहिए, मीडियन कैलकुलेट करना चाहिए, मॉड। सो ये हम डिसाइड कर रहे होते हैं शेप ऑफ द हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, सो वो मैं एक्सप्लेन भी कराऊंगा, लेकिन क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके हिस्टोग्राम की शेप जो है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हो, मीन नॉर्मल हो, तो देन इस सिचुएशन के अंदर हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीन सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए मीन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और वेरिएशन जिसको हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बट अगर शेप स्क्यूड आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड हो मीन राइट टेल लॉन्गर हो, या वो नेगेटिव स्क्यूड हो चाहे लेफ्ट टेल लॉन्गर हो, तो इस सिचुएशन के अंदर क्योंकि डाटा के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज लाई कर रही होती हैं, तो इस सिचुएशन में मीन इज नॉट अ गुड एवरेज इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सेंटर पॉइंट और यू कैन सी द एवरेज। सो ऐसी सिचुएशन में मीडियन इज द मोर अप्रोप्रिएट एवरेज वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी लेनी है,
सो उसमें सीईओ भी काम कर रहे हैं, मैनेजर्स भी काम कर रहे हैं और स्वीपर्स या आप कह सकते हो पीएन्स भी काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली सीईओ की सैलरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू द पीएन या गेट कीपर वगैरह, तो उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज होगी। सो ऐसी सिचुएशन में हम मीडियन को प्रेफर करेंगे और इस सिचुएशन में वेरिएशन के लिए हम क्या करेंगे, IQR विच इज इंटर क्वार्टर रेंज, राइट। सो यहाँ पे डिस्पर्शन में इंटर क्वार्टर रेंज हम इस्तेमाल कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वेरिएशन। और इंटर क्वार्टर रेंज एज यू नो फ्रॉम योर स्टैटिस्टिक्स कोर्स कि इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 विच इज थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है जी। सो उस वेरिएशन को क्वांटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे। बट अगर आपके डाटा की जो शेप है वो बाय मॉडल आ जाए या ट्राई मॉडल आ जाए, सो मल्टीपल मॉड्स बट पीक सेम हो, तो ऐसे सिचुएशन में एवरेज के लिए हम मॉड को प्रेफर करेंगे और वेरिएशन के लिए हम रेंज को प्रेफर कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वेरिएशन। सो फर्दर मोर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर हम इसकी जो कर्व है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब उसकी शेप कैसी है, वो सिमेट्रिकल है या वो स्क्यूड है, ठीक है, वो चाहे पॉजिटिव स्क्यूड हो, सो दिस इज पॉजिटिव स्क्यूड, सो चाहे वो नेगेटिव स्क्यूड हो, सो दिस इज नेगेटिव स्क्यूड, या इसको लेफ्ट स्क्यूड भी हम कह सकते हैं। सो ये थ्रू स्क्यूनेस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका क्या होता है कि अगर ये इक्वल टू 0 हो, सो दैट मीन कर्व की शेप जो है सिमेट्रिकल है, ठीक है, मीन इसको हम नॉर्मल कर्व भी कह सकते हैं। बट अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहेंगे इट्स अ पॉजिटिव स्क्यूड, लेस देन 0 तो इट्स अ नेगेटिव स्क्यूड आ जाएगा। ओके, जबकि कॉर्टोसिस जो है वो आपकी पीकनेस ऑफ द कर्व को इंडिकेट कर रहा होता है, मीन कर्व कितनी पीक पकड़ रही है। ओके, अगेन अगर कॉर्टोसिस एग्जैक्टली 0 हो तो इसकी शेप जो है इसको हम कहते हैं नॉर्मल है, ठीक है, और टेक्निकली इसको कहा जाता है मेसोकॉर्टोसिस है। और अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी पीक जो है वो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, लेप्टोकॉर्टोसिस। जबकि लेस देन हो तो उसको हम कह देते हैं प्लेटोकॉर्टोसिस, ठीक है, के मीन वो उसकी पीकनेस नॉर्मल कर्व से कम है और स्प्रेड बहुत ज्यादा आ रहा है। सो कॉर्टोसिस बेसिकली पीकनेस ऑफ द कर्व के बारे में बता रहा होता है, जबकि स्क्यूनेस जो है वो शेप ऑफ द कर्व के बारे में बताता है, ठीक है। सो इनको तो हम कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन के टाइप ऑफ डाटा। अगर कॉन्टिन्यूस है तो हम इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे, अभी हम एक्सेल के जरिए जब परफॉर्म करेंगे। अगर क्वालिटेटिव है तो देन वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए अदर ग्राफ क्या हो सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हिस्टोग्राम देन हमारे पास एक बॉक्स प्लॉट भी हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द स्प्रेड ऑफ द डेटा। स्प्रेड मीन वेरिएशन इन द डेटा एज वेल एज एवरेज पॉइंट्स वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए, या हम आउटलायर्स, आउटलायर मीन एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करें, सो आपके पास क्या आ जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कि क्या आप डेटा में डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना चाह रहे हो। सो यूजली फॉर एग्जांपल जैसे क्वालिटेटिव डेटा है, मुझे कंपेयर करने हैं कि मेल के मार्क्स ज्यादा है या फीमेल के मार्क्स ज्यादा है, ठीक है, या मेल ज्यादा सैलरी ले रहा है या फीमेल ज्यादा सैलरी ले रही है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। सो वी कैन यूज बार चार्ट, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार चार्ट जिसको हम कॉलम चार्ट भी कहते हैं, ठीक है, या हम इधर इवन पाई चार्ट वगैरह को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन मीन पर कितना प्रपोर्शन जो है उसके अंदर कर रहा है। सो बार चार्ट, पाई चार्ट या इवन डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट जो है वो अभी हम एक्सेल के अंदर डिस्कस करेंगे, उस सिचुएशन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। सो कंपैरिजन मीन कि जब आपने दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना हो, और कॉम्पोजिशन मीन कि किसका कितने परसेंट प्रपोर्शन है उस डेटा सेट के अंदर, कि कितने मेल हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करें, कितने फीमेल, कितने लोगों की क्वालिफिकेशन बैचलर है, कितने लोगों की क्वालिफिकेशन मास्टर्स है एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कब आएगा, जब भी आप कॉन्टिन्यूस डाटा को डील कर रहे हो। और अगर सिंगल वेरिएबल है तो हिस्टोग्राम आप यूज कर सकते हो या बॉक्स प्लॉट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर दो वेरिएबल्स आ जाए तो स्कैटर प्लॉट है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल अगर हमारे पास आ जाए, ठीक है, या हम एरिया चार्ट भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने जो है वो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना हो और कॉन्टिन्यूस डाटा हो, तो अगर वो दो कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ वेरिएबल है तो हम स्कैटर प्लॉट यूज कर सकते हैं, और अगर तीन वेरिएबल्स आ जाए तो हम बबल प्लॉट यूज कर सकते हैं। सो इन चार्ट्स को हम इन डिटेल थ्रू एक्सेल जो है वो डिस्कस करते हैं, वहां से हमें मजीद
क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज द डेटा विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फॉर दैट सो यू कैन ओपन दिस एक्सेल शीट, ठीक है। सो इस एक्सेल शीट को जब ओपन कीजिएगा तो आपके पास जो फर्स्ट शीट है विच इज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस डाटा मेरे पास है। सो इसमें मेरे पास जो डाटा सेट गिवन है, सो मैंने डाटा को प्रिपेयर कर लिया हुआ है, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग भी साथ कर लें। सो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि हमने अपनी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना है अगेंस्ट द मैथमेटिक्स स्कोर, अगेंस्ट द रीडिंग स्कोर एज वेल एज अगेंस्ट द राइटिंग स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। और यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं कि हमने फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू के ईच वेरिएबल की कैटेगरी के, लाइक जैसे जेंडर है ये कैटेगोरिकल टाइप ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। रेस कैटेगोरिकल टाइप है क्योंकि जस्ट हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि वेदर वो ग्रुप ए रेस से ताल्लुक रखता है, बी से या सी से। पेरेंटल एजुकेशन क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डाटा है, ठीक है, या जिसको हम कैटेगोरिकल कह सकते हैं। लंच भी कैटेगोरिकल है। टेस्ट प्रिपरेशन क्योंकि हम जस्ट दो कैटेगरीज ले रहे हैं, कंप्लीटेड नॉन कैटेगोरिकल है। जबकि मैथमेटिक्स को रीडिंग राइटिंग इसको हम कहेंगे ये न्यूमेरिकल है और कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर हम इसको कंसिडर करेंगे कि इसको मैयर करें बिटवीन 0 to 100 के दरमियान, ठीक है जी। ओके, सो इसके लिए अब हमने एनालिसिस अगर परफॉर्म करना है तो कौन सा टाइप ऑफ एनालिसिस हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो एक्सेल के अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल अवेलेबल है विच इज अ पिवट टेबल। सो हम क्या करेंगे, पिवट टेबल्स ड्रॉ करने के लिए वी विल गो टू इंसर्ट। तो सबसे पहले या तो आप सारे के सारे डाटा सेट को जो है वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है, कंट्रोल ए करके, या अगर हम सिंपली क्या करें, हम इस डाटा सेट के जो है वो स्टार्ट के अंदर आए और यहाँ पे इंसर्ट पे आके पिवट टेबल पे क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली तमाम के तमाम डाटा सेट को जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके डाटा सेट के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग द पिवट टेबल्स, ठीक है जी। अब आपने आना है कि जी जो पिवट टेबल आपने क्रिएट करना है वो एग्जिस्टिंग शीट के अंदर क्रिएट करना है या न्यू शीट के अंदर। मैं कह रहा हूँ एग्जिस्टिंग शीट के अंदर करो। तो एग्जिस्टिंग शीट में अगर करना है तो कौन सी लोकेशन है, तो वो यहाँ पे मैं लोकेशन इंडिकेट कर रहा हूँ। और अब मैं अगर प्रेस ओके करूँ तो मेरे पास ये पिवट टेबल की लोकेशन आ गई और ये उसके पीछे फील्ड सेटिंग्स आ गई, ठीक है। सो अब मुझे एनालिसिस परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे अगर कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डाटा है तो हम उसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स। सो वो ग्राफ्स एंड चार्ट्स कौन से हो सकते हैं, वो कॉलम चार्ट्स या बार चार्ट्स वगैरह हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अब क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हम परफॉर्म कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में जैसे हमने डिफाइन किया था कि हम अल्टीमेटली किस चीज के अंदर फोकस होते हैं कि बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा, जो प्रीवियसली डाटा हमने कलेक्ट किया है उसकी बेसिस के ऊपर हमने आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली व्हाट हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। सो लाइक राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन से जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं उसमें मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या मेल जो है वो मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें या फीमेल मैथमेटिक्स के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जे जेंडर में रो में ले आऊंगा। सो दैट मीन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वेदर मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेजुएट हो रहे हैं मेल और फीमेल वो कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे इन मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स स्कोर को मैं यहाँ पे वैल्यू वाले कॉलम में ले आऊंगा। सो जैसे ही हमने जो है वो जेंडर को रो में रखा तो यू कैन सी दैट कि मेल और फीमेल हमें नजर आ रहे हैं जो कि उसने अपनी इस कॉलम से पिक कर ली है, ठीक है। और हमारे पास मैथमेटिक्स स्कोर आ रहा है और यहाँ पे मुझे सम स्कोर दिखा रहा है। मुझे सम नहीं देखना, मुझे एवरेज स्कोर अगेंस्ट फीमेल, एवरी ईच फीमेल और एवरेज अगेंस्ट मेल देखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस एरो पे क्लिक करूंगा और मैं आऊंगा वैल्यू फील्ड सेटिंग के ऊपर। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एवरेज के ऊपर। सो इफ आई क्लिक एवरेज सो यू कैन सी दैट कि मुझे एवरेज फीमेल स्कोर और एवरेज मेल स्कोर दिखा रहा है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें इवन ये जो टेबल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऑन एवरेज मैथमेटिक्स के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। सो फॉर दैट वी कैन ऑल्सो अप्लाई द ग्राफिकल एनालिसिस। सो इसको हम वन फैक्टर टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। वन फैक्टर किस पर से, क्योंकि ओनली हम एक फैक्टर ले रहे हैं विच इज द जेंडर, राइट। सो इसमें हमारे पास जो चार्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं या डाटा विजुअलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, we can apply in this particular scenario simple bar chart, ठीक है, जिसको हम कॉलम चार्ट भी कह सकते हैं या हम पाई चार्ट भी इवन अप्लाई कर सकते हैं।
सो वो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपने जाना है इंसर्ट के ऊपर। सो मेक श्योर कि आपका कर्सर जो है वो किसी इस पीवट टेबल के ऊपर कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा हो, और बार चार्ट अप्लाई करने के लिए आपने इस पे क्लिक करना है। सो आइदर यू कैन अप्लाई दिस क्लस्टर चार्ट दिस वन, सो कोई भी एक आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही फैक्टर है। सो लेट मी क्लिक ओवर हेयर, और अगर आपने 3D चार्ट बनाना है सो यू कैन क्लिक ओवर हेयर, बट आई वुड रिकमेंड ऑलवेज गो फॉर 2D, क्योंकि 2D ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन होती है कंपेयर टू 3D। और अगर आपने इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रखनी है सो यू कैन सेलेक्ट दिस वन। सो आई एम सेलेक्टिंग दिस वन। सो यहाँ पे भी हमें बता रहा है कि एवरेज के स्कोर ऑफ मेल एंड दिस फीमेल क्या है। सो अब यहाँ पे इसकी आप फॉर्मेटिंग वगैरह को भी जो है वो चेंज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, अगर मैं डबल क्लिक करूँ अपने इस चार्ट के ऊपर और मैं डिजाइन के ऊपर आऊं, सो यू कैन सी दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, सो फर्दर मोर यहाँ पे वो हमारे पास कलरिंग स्कीम भी अवेलेबल है, कलर हम चेंज कर सकते हैं। क्विक लेआउट आपने चेंज करना है, लेआउट जो है, सो यूजुअली आई लाइक दिस टाइप ऑफ लेआउट, जिसके अंदर क्या है कि वो हमें मेल और फीमेल दिखा रहा है और उनका एवरेज स्कोर भी दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो है वो इसका इवन टाइटल भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेट से हम कह सकते हैं जेंडर वाइज कंपैरिजन, ठीक है, मैथ स्कोर, ठीक है जी। लेट से कंपैरिजन के सेंस में आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिस शुड बी एवरेज स्कोर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल बार चार्ट जो है वो बन के आ जाएगा। ओके, लेट्स से कि अब मैं जो है वो ये करना चाह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ मैं एवरेज मैथ स्कोर के, मुझे सिर्फ ये देखना है कि अभी तक मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन से कितने मेल ग्रेजुएट हुए हैं, कितने फीमेल हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जेंडर को ही अगेन वैल्यू के अंदर सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे वो हमें फिर क्या करेगा, जस्ट काउंट दिखाएगा। सो इट मीन इस ऑर्गेनाइजेशन से टोटल 1000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं और 518 फीमेल ग्रेजुएट हुई हैं और 482 जो है वो 482 जो है वो मेल ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन के अंदर भी हम जो है वो सिंपल बार चार्ट अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई। सो ये आप ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो हमें शो कर रहा है। सो इसी तरीके से आप इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हो, या जैसे मैंने आपको कहा कि अगेंस्ट अ सिंगल फैक्टर इवन यू कैन ऑल्सो अप्लाई द पाई चार्ट, ठीक है। सो यहाँ से पाई चार्ट आ जाएगा, 3D करना है तो आप 3D भी कर सकते हो। अगेन उसी तरीके से यहाँ से भी आप इसका डिजाइन जो है वो चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करके डिजाइन पे आप क्लिक कर सकते हो। सो वट एवर जो डिजाइन है, या इवन आप इनके लेआउट वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपको वो परसेंटेज में दिखा रहा है कि कितने परसेंट मेल यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं, कितने परसेंट फीमेल यहाँ से ग्रेजुएट हुई है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने मेल जो हैं जिनका जो है वो रेस आप कह रहे हैं कि वो ग्रुप ए से ताल्लुक है, कितनी फीमेल है जिनका ताल्लुक ए से है, कितने मेल ऐसे हैं जो का ग्रुप बी से ताल्लुक रखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेस वेरिएबल, ठीक है, और कितने जो है वो सी से है। सो ये अब दो फैक्टर आ गए, वन इज अ जेंडर, अनदर फैक्टर वुड बी योर रेस, ठीक है। सो उसको मैं कॉलम में अगर ले आऊं तो मेरे पास क्या आ गया, दैट इज ओवर हियर, ठीक है। और बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये रेस मुझे यहाँ पे नजर आए, तो देन फिर आपको रेस को कॉलम में लाना पड़ेगा और जेंडर को यहाँ पे रखना पड़ेगा, विच इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो हमेशा याद रखिए जिसकी जितनी नंबर वैल्यूज अगर ज्यादा हो तो आप उसको रो में रखें तो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब क्योंकि मुझे ये आइडेंटिफाई करना था कि कितने मेल ग्रुप ए से ताल्लुक रखते हैं, कितनी फीमेल ग्रुप ए से ताल्लुक रखती है, इसी तरीके से कितने फीमेल ग्रुप बी से ताल्लुक रखते हैं, कितने ग्रुप मेल जो है वो ग्रुप बी से ताल्लुक रखते हैं। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप रेस वाले वेरिएबल को यहाँ पे लें वैल्यू के अंदर, चाहे आप जेंडर वाले को, दोनों सिचुएशन में आपके पास आंसर सेम आएगा। सो यहाँ पे वो हमें शो कर रहा है, काउंट शो कर रहा है कि 36 फीमेल जो है वो ग्रुप ए से ताल्लुक रखती हैं, 53 जो है वो मेल ऐसे हैं जो ग्रुप ए से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास ये काउंट शो कर रहा है, मीन फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है।
सो लेट्स से अगर मुझे फ्रीक्वेंसी की बजाय परसेंटेजेस निकालनी हो कि कितने परसेंटेज फीमेल कितने परसेंटेज ऑफ मेल कह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप आओगे शो वैल्यूज एज, यहाँ पे जहाँ पे नो कैलकुलेशन लिखा हुआ है तो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल का क्या मतलब है, वो क्या करेगा 36 डिवाइडेड बाय 1000 करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके वो हमें परसेंटेज शो कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। सो परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल का क्या मतलब है 36 डिवाइडेड बाय 518 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से 104 डिवाइडेड बाय 518 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सो ऑन आ जाएगा। इसी तरीके से आप रो वाइज भी परसेंटेज करके कर सकते हो। सो लेट्स से मैं ग्रैंड टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, सो एज यू कैन सी दैट कि मुझे वो ग्रैंड टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 पर वो जो है वो दिखा रहा है। सो अब ग्रैंड टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो यहाँ पे हमें वो 100 भी दिखा रहा है क्योंकि इसका सम और इसका सम 100 ही आ रहा होगा। कॉलम वाइज करोगे तो कॉलम वाइज वो फिर आपको जो है वो 100 नजर आएगा, रो वाइज करोगे तो रो वाइज सिर्फ 100% नजर आएगा। सो लेट्स डू दैट कि हम इंस्टेड ऑफ जो है वो ग्रैंड टोटल करें, मैं कॉलम वाइज अगर करूं सो यू कैन सी दैट कि हमें सिर्फ अब कॉलम वाइज वो नजर आ रहा है। रीजन इज क्योंकि उसने कॉलम के सम को इस पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया था। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे वो हमें 100% आ रहा है। सो अगेन मैं अब वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाता हूँ, शो वैल्यूज एज और ग्रैंड टोटल पे क्लिक करूँ तो वो मुझे ग्रैंड टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज दिखा रहा है। ओके, सो अब मैं अगर कहूँ कि नहीं मुझे जस्ट फ्रीक्वेंसीज देखनी है, सो आई कैन क्लिक नो कैलकुलेशन, प्रेस ओके, तो मुझे जस्ट वो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। ओके, सो क्योंकि दो फैक्टर्स है, वन इज अ ग्रुप एंड अदर इज अ जेंडर। सो मुझे इसको ग्राफिकली एनालाइज करना है तो ग्राफिकली मैं क्या यूज कर सकता हूँ, अगेन बार चार्ट। बट अब अगर हम बार करेंगे तो इसको हम कहते हैं साइड बाय साइड बार चार्ट, या जिसको हम क्लस्टर्ड बार चार्ट भी या मल्टीपल बार चार्ट भी इसको हम कह सकते हैं। सो अगेन अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लो, 3D कर लो, या आप इसको जो हॉरिजॉन्टली भी आप यूज कर सकते हो। सो राइट नाउ आई एम क्लिकिंग ओवर हियर। सो मल्टीपल बार चार्ट भी कर सकते हो, या आप इसको हम क्या कहते हैं स्टैक कॉलम या स्टैक बार चार्ट, या आप इसको जो है वो जो है वो स्टैक बार चार्ट भी इसको हम कह रहे होते हैं। सो इसको भी हम ड्रा कर सकते हैं। सो मल्टीपल बार चार्ट और स्टैक बार चार्ट में डिफरेंस क्या होता है, मल्टीपल बार चार्ट के अंदर वो बेसिकली क्या कर रहा होगा कि आपको ग्रुप ए ब्लू कलर मेल हमें वो फीमेल सेपरेट जो है वो नजर आ रही है, और फिर जीरो से स्टार्ट करके वो मेल हमें सेपरेट शो कर रहा होगा। बट अगर मैं इंस्टेड ऑफ साइड बाय साइड या मल्टीपल बार चार्ट की बजाय जो है वो मैं यूज करूँ स्टैक बार चार्ट, तो इसमें वो क्या करेगा कि एवरी बार जो है वो मेल और फीमेल के सम को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सो ब्लू कलर पोर्शन जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैरून कलर जो है वो मेल को शो कर रहा है। सो आई डोंट लाइक स्टैक बार चार्ट, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। ठीक है, सो समटाइम्स क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है इन ऑर्डर टू शो द प्रोपोर्शन के कितने जो ब्लू कलर प्रोपोर्शन फीमेल को कर रहा है और कितना मेल को कर रहा है। बट आई लाइक इन दिस सिचुएशन द मल्टीपल बार चार्ट। सो बट इट्स अप टू यू कि आप मल्टीपल बार चार्ट जिसको हम साइड बाय साइड बार चार्ट कह रहे हैं वो यूज कर लें, या आप जो है वो ये स्टैक बार चार्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, अगेन इसका भी आप डिजाइन जो है वो यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो, कलर भी लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, यहाँ से हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। इवन अगर मुझे टाइटल ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड एलिमेंट्स कर सकते हो, मीन एक्सिस टाइटल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइटल और वर्टिकल टाइटल आपके पास आ जाएगा। अगर मुझे अपने करना है चार्ट टाइटल ऐड करना है अबव द चार्ट, ठीक है, उसका टाइटल ऐड हो जाएगा। इस तरीके से मुझे जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक्सिस का टाइटल ऐड करना तो वर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वी कैन एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स कि आपने डाटा लेबल्स एंटर करने हैं ऐड करने हैं। ठीक है, मीन वो फ्रीक्वेंसी आपको उस बार्स के ऊपर शो कर रहा है डाटा लेबल के पॉइंट ऑफ से एंड सो ऑन। ठीक है, इवन हम एरर बार्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एरर मीन बेसिकली ये स्टैंडर्ड एरर होता है जो कि आपने स्टैटिस्टिक्स कोर्स में डिस्कस किया होगा। सो स्टैंडर्ड एरर आपके पास क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर डेटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। ये आपने परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना मीन 5% है, या ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन
कि वो बार शो कर रहा होता है। सो इट्स अप टू यू कि आप वो उसको इंडिकेट अगर करना चाहो। सो ऑब्वियसली एरर बार चार्ट्स आप हमेशा उस वक्त यूज करें जब आपने जो वैल्यू कॉलम के अंदर जो है वो मेजरेबल वेरिएबल जो है वो रखा हो, इंस्टेड ऑफ काउंट के आपने मैथ स्कोर या रीडिंग स्कोर या राइटिंग स्कोर रखा हो, तो उस सिचुएशन में ये एरर बार्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो रही होती है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट द डाटा विजुअलाइजेशन। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या शो कर रहा है, दैट इज हाउ मच वेरिएशन इन द मैथ स्कोर ई स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है कि सो वेरिएशन हमें फीमेल स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा नजर आ रही है कंपेयर टू मेल, कि मेल जो है वो ज्यादातर कंसिस्टेंट भी हमें नजर आ रहे हैं। और हमने देखा था कि एवरेज स्कोर जो है वो लेट से कि अगर मैं एवरेज कैलकुलेट कर लूं तो वो एवरेज स्कोर भी हमारा जो है वो मेल का ज्यादा था, हमें नजर आ रहा था। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन के हमें वो इंडिकेट कर रहा है, राइट जी। सो इस पार्ट के अंदर जो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डाटा विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए, वो हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल के पर्सपेक्टिव में मेनली डिस्कस किया। और अगर हम डाटा विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो डाटा विजुअलाइजेशन में हमने बार चार्ट्स या जिसको हम कॉलम चार्ट या पाई चार्ट, इनको अभी हमने डिस्कस किया है। सो बाकी जो विजुअलाइजेशन और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।